हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। हम पिछली क्लास में जैसा कि देख रहे थे कि म्यूटेशन की थ्योरी देखी थी अपन ने। म्यूटेशन थ्योरी क्या है, किसने दी थी? म्यूटेशन थ्योरी जो है वो ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। ये बात हमने देख ली थी पिछली क्लास में। और उसके बाद में हमने एविडेंस इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, जो म्यूटेशन की थ्योरी को फेवर करते हैं, उन एविडेंस की हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उनमें से सबसे पहला अपन ने देख लिया था कि एक एनकॉन शिप थी, वो बनी थी कब? अमेरिकन एक फार्मर थे जिन्होंने जिसका नाम था सेट राइट। शेठ राइट, ठीक है, शेठ राइट है ना। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो शिप है जो सबसे पहली बनी थी वो थी राम, अपनी मेल शिप थी। ठीक है, उस रैम शिप में 1791 में इन्होंने इस जनरेशन को ऑब्जर्व किया था। एक सिंगल जनरेशन में ही जो है लंबी टांगों वाली भेड़ से एक छोटी टांगों वाली भेड़ पैदा हो गई थी, उसको देखा था हमने। तो ये क्या बता रहा था? म्यूटेशन को फेवर कर रहा था। ठीक है, एक ही जनरेशन में नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाना, ये चीज इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने दूसरा देखा था एक पोल्ड हेयरफोर्ड केटल जो थी, उसका जन्म हो रहा था किससे? हॉर्न्ड पेरेंट से, जिसके ऊपर सींग पाए जा रहे थे। उससे बिना सींग वाली जनरेशन की पैदा होने की जनरेशन को देखा था हमने 1889 में। ठीक है, उसके बाद जीवरीज जो है उसने ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी कंफर्म किया था एक साइंटिस्ट ने, एक नहीं दो साइंटिस्ट ने। किस किसने? एक तो मैकडोगल ने और एक शल ने, जो अमेरिका के और एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। एक तो अमेरिका के थे और एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, मैकडोगल और शल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म किया कि हाँ सही में म्यूटेशन थ्योरी जो है ह्यूगो डिवरीज की, ये एक सही थ्योरी है। और इसको ये एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आए, जैसे कि म्यूटेशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर सकती है किसको? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज को, न्यू वेराइटीज़ को। इन अ सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उससे भी हम नई स्पीसीज के ओरिजिन को देख सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, म्यूटेशन जो है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एक तो ये सीजर गीगाज, नूवल ऑरेंज, रेड सनफ्लावर। सनफ्लावर कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, येलो कलर का। यहाँ पे कैसा है? रेड कलर का। हेयरलेस कैट्स, डबल टोड कैट्स, डबल टो जिनके अंदर पाए जा रहे हैं वैसे वाली कैट्स। जनरली क्या पाए जाते हैं? एक टो पाया जाता है, और पर यहाँ पे कैसे हैं? डबल टो। ठीक है, तो और क्या हो सकता है कि ये एक्सप्लेन कर सकती है थ्योरी जो है हमारी म्यूटेशन की थ्योरी है, ये इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो है उसकी इनहेरिटेंस हुई, एंड कैसे एक ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है उसकी इनहेरिटेंस हुई है। उससे पहले वाली जो थ्योरी थी वो ये नहीं बता रही थी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है और ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की जो इनहेरिटेंस है वो कैसे होती है, बट ये बता रही है। म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि कैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकती है क्या क्या? एक तो प्रोग्रेसिव और दूसरा रेट्रोग्रेसिव, दोनों के दोनों इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकती है। कि जैसे एक मोर डेवलप्ड स्पीसीज से एक लेस डेवलप्ड स्पीसीज कैसे पैदा हो रही है, ये वाला तो डेवलपमेंट कैसा हो गया? रेट्रोग्रेसिव। और दूसरा एक लेस डेवलप्ड से एक मोर डेवलप्ड कैसे पैदा हो रही है, ये कैसा हो गया? प्रोग्रेसिव टाइप का इवोल्यूशन। तो इन दोनों टाइप के इवोल्यूशंस को जो है म्यूटेशन की थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली कि एविडेंस, ये तो फेवर वाले थे जो फेवर कर रहे हैं इस थ्योरी को कि ये थ्योरी क्या है? सही है। पर कुछ एविडेंस ऐसे भी तो होंगे ना जो इस थ्योरी को फेवर नहीं करते, क्योंकि ये एक परफेक्ट थ्योरी नहीं है। तो इसको ऐसे कौन से जो मतलब एविडेंस है जो इसको फेवर नहीं कर रहे हैं, उनको देखें अगर, तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो क्या है कि इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ
इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। जो हमने पिछली क्लास में देखा था मिमिक्री और मॉडल, मिमिक और मॉडल जो है वो क्या कर रहे थे आपस में, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे को मिमिक किया था ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचा सके। ठीक, अपने प्रीडेटर से अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को बचा सके। बट यहाँ पर उस चीज को तो इसने एक्सप्लेन किया ही नहीं कि ये फिनोमिनान है क्या। ठीक है, ये एक्सप्लेन ही नहीं करता। ठीक, उसके बाद ये एक चीज पे चूक गया, क्या, ये इसने कहा कि एक म्यूटेशन से एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो सकता है। बट जब हमने ऑब्जर्व किया एक पॉपुलेशन को, बहुत बड़ी पॉपुलेशन में, तो हमें पता चला कि रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो तो वेरी स्लो होती है, वेरी लो होती है, बहुत ही कम रेट होती है म्यूटेशन की। फिर स्पीसीज जो है नई नई ओरिजिन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, म्यूटेशन के कारण तो इतना जल्दी जल्दी स्पीसीएशन नहीं होता। ठीक है, तो सबसे एक चीज़ ये नहीं समझा पाया कि म्यूटेशन क्या है, बहुत ही लो प्रोसेस है। कैसे होती है, तो 1 पर मिलियन, कभी कभी तो हम देखें तो 1 पर मिलियन होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 पर सेवरल मिलियन जीन्स, कई सारे मिलियंस ऑफ जीन्स ले लिए, उनमें से कोई एक जीन ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन होगा। इतने स्लो रेट पर, इतनी वेरी लो रेट पर अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हम कैसे कह दें कि ये स्पीशीज के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इसने एक चीज़ ये तो बताई कि जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जो हम पिछली क्लास में इवनिंग प्राइमरोज जो प्लांट हमने देखा था, ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इस इवनिंग प्राइमरोज को जब इसने स्टडी किया था इन्होंने, तो उसके अंदर हमें वेरिएशंस मिल रहे थे। बट वो वेरिएशंस जो है ना, उसके बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो प्लांट है वो क्या कंटेन करता है, एनामिलस टाइप ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर, बहुत सारे टाइप के क्रोमोसोमल बिहेवियर शो कर रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे म्यूटेशन ही एक फैक्टर नहीं है, वो क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर जो होता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए। कोई म्यूटेशन ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस चीज़ को ये इसने बताया ही नहीं कि ये क्रोमोसोमल बिहेवियर जो है डिफरेंट टाइप के शो करता है। उसके बाद क्रोमोसोमल जो न्यूमेरिकल चेंजेस हैं जो डीवरीज ने रिपोर्ट किए थे, वो कैसे थे, अनस्टेबल थे, स्टेबल नहीं थे। और स्टेबल कोई भी स्पीसीज जो है उसके ओरिजिन के लिए हमें कैसे वाले जीन चाहिए, जो स्टेबल हो, जो स्टेबल हो, ताकि वो क्या करे, आगे से आगे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सके। स्टेबल ही नहीं है तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होंगे, उनको ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है कि उनका स्टेबल होना जरूरी है। स्टेबल ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद अपन अगर बात करें अगले, जो म्यूटेशन होता है वो एक जीन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वो नए टाइप के जीन्स और एलील्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नए टाइप के जीन्स और एलील्स को एक जीन पूल में ऐड कर दे, इतना ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। कभी कभी हो जाता है, बाकी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो मतलब हर रोज़ ही एक नई स्पीसीज को पैदा कर दे। कई सालों में कई मिलियंस ऑफ जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर से किसी एक में म्यूटेशन हो सकता है, बट इतना भी नहीं कि हर एक स्पीसीज का ओरिजिन वो करवा दे, नई स्पीसीज का एक ओरिजिन वो करवा दे। तो ये क्या थे, इसके अगेंस्ट जो थे एविडेंस थे कि ये क्या नहीं करता, एक तो जीन पूल में नए जीन को ऐड नहीं करवाता, क्यों, म्यूटेशन। ठीक है, और म्यूटेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई है थ्योरी। तो उसको अब सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि कैसे हम जो बच गई चीज़ें उनको एक्सप्लेन करें, उसके लिए ना एक नई थ्योरी दी गई। नई थ्योरी क्या थी, तो नई थ्योरी एक जो मतलब ये हमारे अभी तक की जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि म्यूटेशन की थ्योरी, ठीक है, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, इन सब को अगर हम मिला दें, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है कि आपस में किसी भी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही,
किसी न किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती है, बाकी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो अलग अलग जब ये थी तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो इन सबको हम मिला दें, इन सबको अगर हम मिला दें, जैसे कि अब इन सबको अगर मिला दें तो एक नई थ्योरी बनेगी, और वो नई थ्योरी जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के एबल होगी। जैसे यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि जब हमने डिटेल स्टडी की किसकी, लेमार्किज्म की और डार्विनिज्म की एंड म्यूटेशन थ्योरी की, ठीक है। तो ये जो है सारे की सारी इवोल्यूशन को कोई भी एक थ्योरी सेटिस्फाई कर नहीं पाई कि इवोल्यूशन कैसे लगातार चलता जा रहा है, फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई कोई भी थ्योरी। इसीलिए ना एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया गया, न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। और इसका जो ये है, ये वाला जो है, ये नई थ्योरी जो है, ये किसका शॉर्ट रूप है, रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन डार्विनिज्म एंड डे व्रीज थ्योरी। इन दोनों के बीच में एक रिकॉन्सिलिएशन हुआ और जिससे क्या बन गई, हमारी नियो डार्विनिज्म की एक नई थ्योरी तैयार हुई। ये नई वाली जो थ्योरी है, ठीक है, ये किसने प्रपोज की थी, तो इसने हक्सले ने प्रपोज की थी 1942 में। 1942 में हक्सले ने बताया कि कैसे एक नया स्पीसीज का ओरिजिन के लिए जो नई थ्योरी है नियो डार्विनिज्म, ये काम कर रही है, ठीक है। अब इसके अगर अपन पोस्टुलेट्स की बात करें, जैसे कि हमने अभी तक सारे के सारे जितनी भी थ्योरीज आई थी उनके पोस्टुलेट्स की बात की थी, वैसे ही हम इसके इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनकी बात करें तो इसमें पोस्टुलेट क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कि जितनी भी स्पीसीज जो पाई जाती है उनके अंदर क्या होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जितने पाए जा रहे हैं उनके अंदर क्या पाई जा रही है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, ठीक है। वेरिएबिलिटी जो है एक अपोजिंग फोर्स है, किसका, हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी के लिए क्या है, वो एक अपोजिंग फोर्स है, हेरिडिटी को रोकता है, एंड इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। जो वेरिएबिलिटी है वो हेरिडिटी के लिए क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स कैसे, क्योंकि ये ना उल्टा चल रहा है, कि हेरिटेबिलिटी तो क्या बोलती है कि एक जीन जो है वो एक इंडिविजुअल से उसकी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहेगा। बट वेरिएबिलिटी क्या बोलती है कि ये जीन अगर यहाँ पर ए टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पर आते आते इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा ए प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर अगली पीढ़ी में जाते जाते इसके अंदर क्या हो जाएगा, और चेंजेस आ जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, ए डबल प्राइम, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है। वेरिएबिलिटी तो बोलती है कि हेरिटेबिलिटी जो है, हेरिडिटी जो है वो क्या है, हो तो रही है पर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। पर यहाँ पर हेरिडिटी क्या बोलते हैं कि नहीं, सेम टू सेम वही जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाता है, आगे जाता रहता है। तो इसका अपोजिंग फोर्स हो गया, इसका उल्टा फोर्स हो गया कौन, वेरिएबिलिटी। बट ये असेंशियल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर वेरिएबिलिटी आएगी ही नहीं तो नई स्पीसीज का ओरिजिन भी नहीं होगा। तो नई स्पीसीज का ओरिजिन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या जनरेशन टू जनरेशन हमें एक नई वेरिएशन या वेरिएबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस जो है एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती है, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन कब हो सकता है, जब ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगी, वेरिएशंस आएगी। वेरिएशंस अगर नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशंस। वो वेरिएशंस क्या करती है, रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। ये स्टडीज शो करती है कि हेरिडिटी और म्यूटेशन दोनों के लिए ही एक सिंगल यूनिट काम करती है, वो क्या है, जीन्स। जीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर एक लीनियर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं। एक लीनियर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। सारे के सारे जितने भी जीन हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक लीनियर मैनर में जचे हुए रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे के ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रही होती है, ठीक है, हेल्प करती है। तो इसीलिए मतलब अगर इनका चेंज हो जाए, इनका ऑर्डर अगर चेंज हो जाए, जो जैसे जीन ए के बाद जीन बी पाया जा रहा था, पर अगर
उसका ऑर्डर चेंज कर दे, बी के बाद बी की जगह पे क्या आ जाए सी, तो ए का जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जीन ए का जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि लीनियर मैनर में पाए जाते हैं और सारे के सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो म्यूटेशन है वो कई सारे सोर्सेज उसको अफेक्ट करते हैं। कई सारे जो सोर्सेज होते हैं वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो वेरिएशंस क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? म्यूटेशन। सबसे पहला क्या है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग? वो है म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब आ सकती है? जब पहला तो फैक्टर क्या हो कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होनी चाहिए, म्यूटेशन आने चाहिए। ठीक है, म्यूटेशन आएंगे तभी क्या हो जाएगा, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी पैदा होगी। ये म्यूटेशंस होते क्या है? तो ये एक सडन लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं? सडन। ऐसे नहीं कि बता के आएगा कि नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये लो रोक लो मेरे को, कौन रोक रहा है, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, एकदम से आते हैं बिना बताए। म्यूटेशन जो है बिना बताए होते हैं, एकदम से हो रहे, एकदम से आए, लार्ज नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं है छोटा सा म्यूटेशन हुआ, लार्ज नंबर में होगा। ठीक है, और कैसे होते हैं? इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं। इनहेरिटेबल मतलब एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाने लायक होते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेबल चेंजेस जो कि लार्ज नंबर में हो, सडन हो, उनको अपन क्या बोल देते हैं? म्यूटेशंस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में ये ऐसे वाले जो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट के बेसिस पर कि कितने अमाउंट में ये म्यूटेशन हुआ है, कितने अमाउंट में ये म्यूटेशन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल के कितने अमाउंट में ये म्यूटेशन हुआ है, उसके बेसिस पर म्यूटेशंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने अमाउंट में म्यूटेशन हुआ है जेनेटिक मटेरियल के, उसके बेसिस पर कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं। पहला जो है वो है क्रोमोसोमल एब्रेविएशन या एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये भी 4 टाइप का अपन देख सकते हैं। 4 टाइप का कैसे? जैसे कि एक क्रोमोसोम में क्या हो जाए, या तो डिलीशन हो जाए, क्रोमोसोम का एक कोई पार्ट है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, जिससे कि उसके अंदर वो जो उस पार्ट पे जो जीन्स पाए जा रहे थे उनका लॉस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो क्या हो गया? डिलीशन। दूसरा क्या हो? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे कोई एक, अपन समझ लेते हैं चलो सारा। जैसे मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, ये तो एक हो गया और ये दूसरा हो गया अपना। ये 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, इनके अंदर क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हुई। रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होने से रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होने से जैसे मान लो इसके ऊपर ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, एक मिनट रुको रुको, ऐसे नहीं, जैसे ये क्रोमोसोम है, ऐसे मान लो एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है अपना, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा कि इस वाले जीन के पार्ट, इस वाले क्रोमोसोम के जो पार्ट्स हैं वो चले जाएंगे वहाँ पर, और इस वाले क्या जाएंगे? इसके ऊपर। जैसे क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन हुआ और इसका ये वाला पार्ट जुड़ गया इसके साथ,
इसका जो ये वाला पार्ट है वो जुड़ गया उस वाले पार्ट के साथ। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए, ये और ये। क्या ये वाला क्रोमोसोम पूरा है? नहीं। ये वाला क्रोमोसोम क्या पूरा है? बिल्कुल है तो सही, बट इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, तो जैसे इसके ऊपर सीक्वेंस क्या थी, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी थी, और यहाँ पर क्या पाई जा रही थी, यहाँ पर भी थी ए बी सी और डी, फिर आगे थी ई एफ जी और एच। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आ गई, यहाँ पे आ गई जैसे ई तक की यहाँ पर आ गई, और ये इधर भी ई तक की यहाँ तक आ गई। ई तक का इस वाला पार्ट और ई तक का इस वाला पार्ट आ गया। एफ जी एच जो है वो इधर चले गए, इधर एफ जी एच तो इसके अंदर आ गए। इसके अंदर क्या क्या आ गए, ए बी सी डी ए बी सी डी। ए बी सी डी आ गए। ठीक है, ए बी सी डी ई आ गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर इन वाले जो जीन्स हैं इनका तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन, 2 बार आ गए। ए बी सी डी ई 1 बार, ए बी सी डी ई 2 बार आ गए। बट एफ जी एच जो पहले पाए जा रहे थे, इनका क्या हो गया, इसके अंदर डिलीशन हो गया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से डिलीट हो गया, तो 2 पार्ट हो गए, 2 काम हो गए यहाँ पे। इन वाले जीन्स का तो हो गया डुप्लीकेशन, इनका तो हो गया डुप्लीकेशन, बट ये वाला जो पार्ट है ये यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये 2 फिनोमेना यहाँ पे हो रहे हैं, एक जीन का डिलीशन और दूसरे का क्या हो गया, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ फिनोमेना यहाँ पर भी चल रहा है। एक तो क्या हो गया अपना डिलीशन, दूसरा क्या हो गया डुप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने समझ में आई गई होगी। चलो अगली पे बात करते हैं अपन। अगली क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जैसे एक जीन है, ठीक है, ये वाला अपना एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे क्रोमोसोम से या इसी क्रोमोसोम से एक जीन यहाँ से उठे और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गए। एक जीन यहाँ से उठे और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाए, या फिर यहाँ से उठे और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये वाला जो प्रोसेस चल रही है जिसके अंदर एक जीन एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पे जा रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ ए जीन ब्लॉक, एक पूरा का पूरा जीन ब्लॉक जो है 1 क्रोमोसोम से लेकर के एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला अपन स्पेशल केस में लेंगे, इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे एक क्रोमोसोम से स्टार्ट होकर के एक क्रोमोसोम से ये वाला जीन उठा और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चला गया। ठीक है, इस वाले फिनोमिना को अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जिससे क्या हुआ, ये सारा का सारा जीन ही क्या हो गया, जीन का एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही क्या हो गया, एक क्रोमोसोम से उठ करके दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके बाद अपन दूसरे की बात करें, अगले की अगर अपन बात करें, जो अगला जो फिनोमिना है अपना वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है ये क्या होता है, एक क्रोमोसोम का उसके सेंट्रोमियर के अराउंड रोटेशन, उसके सेंट्रोमियर के अराउंड रोटेशन होना, ये क्या बोल रहे हैं अपन, इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है, जैसे अपन अगर इसको समझें, इसको अगर अपन समझें
तो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हमने ले लिया, ठीक है। इस क्रोमोसोम में क्या हो कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें सेंट्रोमियर के अराउंड ये वाला पार्ट घूम जाए, ये वाला पार्ट घूम जाए। यहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये वाले जीन्स पाए जा रहे थे, ए बी सी डी ई एफ और जी एच। इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, जिससे क्या होगा कि ये जी एस तो इधर आ जाएगा, ई एफ उधर चला जाएगा। इससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया कि ए बी सी डी और ई एफ की जगह क्या आ गया यहाँ पर, एच और जी, एच जी, और एफ ई किधर चला गया, उधर की साइड, ई एफ, ठीक है, ये इधर चला गया। उसके बाद में क्या आया, आई जे के। ठीक है, ये इस वाले फिनोमिनन को अपन क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। ये दो टाइप का हो सकता है, एक पेरिसेंट्रिक और दूसरा पैरासेंट्रिक। ये दो टाइप का हो सकता है, एक पेरिसेंट्रिक और एक पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक या पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक कैसे, या तो सेंट्रोमियर के अराउंड या तो सेंट्रोमियर के चारों तरफ वो जीन है वो घूमे, या तो ये वाला काम हो सकता है, या फिर सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व ना करते हुए एक जीन का पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये इन्वर्जन शो कर दे, ये वाला पार्ट क्या हो जाए, इधर से इधर घूम जाए। जैसे यहाँ पर क्या था अपना जी एच आई था, ठीक है, इसकी जगह पे क्या हो जाए, आई एच जी, ऐसे हो जाए, ये आपस में क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए, इन्वर्जन दिखाए। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक पैरासेंट्रिक और दूसरा पेरिसेंट्रिक। ये तो हो गया अपना क्रोमोसोमल एबरेशन। उसके बाद अपन अगर बात करें तो एक और हो सकता है क्या, दूसरा जो टाइप है म्यूटेशन का वो है अपना न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके अंदर चेंजेस हो जाए, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उनके अंदर चेंजेस हो जाए। ये कैसे हो सकते हैं, यूप्लॉइडी टाइप का भी हो सकता है, यानी कि गेन और लॉस वन और मोर जीनोम, कि एक क्रोमोसोम जो उसके ऊपर एक या ज्यादा जीनोम का क्या हो जाए, या तो गेनिंग हो जाए या लॉस हो जाए, यूप्लॉइडी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है एन्यूप्लॉइडी, जिसके अंदर क्या होगा कि एक पूरे के पूरे क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम की क्या हो जाए, गेनिंग या लॉस, या तो गेनिंग हो जाए या क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो या तो क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन का लॉस हो जाए या तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम का ही लॉस हो जाए। अगर जीन का लॉस हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूप्लॉइडी, और अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम का ही लॉस हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो यूप्लॉइडी जो है अपनी यूप्लॉइडी वो दो टाइप की हो सकती है, या तो हैप्लॉइड टाइप की भी हो सकती है कि एक ही टाइप के जीनोम में डिलीशन या गेनिंग हो, या तो लॉस हो या वापस गेनिंग हो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है पॉलीप्लॉइडी, कि एक से ज़्यादा टाइप के जीन्स क्या हो जाए, या तो गेन हो जाए या तो लॉस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो दो टाइप का हो गया, एक यूप्लॉइडी और दूसरा एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जो है जीनोम में लॉस या गेनिंग के कारण हो रहा है, और एन्यूप्लॉइडी किसके कारण हो रहा है, क्रोमोसोम के लॉस या गेनिंग के कारण हो रहा है। के बाद अपन अगर बात करें तीसरा जो अपना है थर्ड, अपन अगर बात करें थर्ड क्या है अपना, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन या इसको एक नाम और दे देते हैं अपन क्या, पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन या अपन इसको एक नाम और दे देते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन।
कि मतलब एक जीन के अंदर होने वाले म्यूटेशन को अपन ने क्या नाम दे दिया, पॉइंट म्यूटेशन। ये जो है ये इनविजिबल चेंजेस होते हैं, इनविजिबल चेंजेस होते हैं डीएनए के केमिकल नेचर में, ठीक है। 3 टाइप के हो सकते हैं। इनविजिबल चेंजेस हैं जो किसके अंदर अपीयर हो रहे हैं, केमिकल नेचर में ऑफ डीएनए के, ठीक है, डीएनए के केमिकल नेचर में चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। ये जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के क्या क्या, एक तो सबसे पहला अपन बात करें तो क्या है, डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि इसके अंदर ये 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का लॉस हो जाता है। 1 या ज़्यादा, एक या ज़्यादा टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, उनके अंदर क्या हो गया, या तो लॉस हो जाए, लॉस हो जाए, लॉस ही होता है, ठीक है। डिलीशन तो क्या होता है, लॉस। और या दूसरा क्या है अपना एडिशन, कि जैसे एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड पेयर था, उसके अंदर क्या हो जाए, या एक या ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की ऐड हो जाए, न्यूक्लियोटाइड की गेनिंग हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशन, ये हो गया डिलीशन, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक नया ही जीन आए और वो आकर के एक सीक्वेंस को रिप्लेस कर दे और रिप्लेस करके खुद वहाँ पर ऐड हो जाए। न्यूक्लियोटाइड का पूरा सीक्वेंस को क्या कर दे, न्यूक्लियोटाइड के एक पेयर को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। जैसे अगर अपन इसको समझें, अगर इसको अपन समझे, जैसे अपने पास ना एक जीन था AGDC GC CCG GCC, ठीक है, 3 3 3 और 3 3 3 के टाइप का ये जीन था, ठीक है। इसके अंदर क्या हो कि एक न्यूक्लियोटाइड हम क्या कर दें, ऐड कर दें, एक न्यूक्लियोटाइड हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब ये जो पूरा का पूरा जब सीक्वेंस जो बन रही थी न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसके कारण एक अलग टाइप की प्रोटीन बन रही थी, और अब क्या होगा कि ये 3 3 के कोडोन होते हैं, 3 3 वाले ये वाला बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, और ये फिर ये बनेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इसके अंदर जो प्रोटीन सीक्वेंस बन रही थी, जैसे जीन का एक्सप्रेशन पहले हो रहा था वैसा नहीं होगा, किसके कारण, यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के कारण। इसके अलावा अपन पर इससे अलग कुछ करते हैं, चलो ठीक है, ये वाला नहीं, अपन क्या करते हैं, अपन इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये, अब जब इसको डिलीट कर दिया तो पहले सीक्वेंस अलग आ रही थी, ठीक है, पहले वाली सीक्वेंस में क्या था, ये अलग था, ये अलग थे, ये अलग थे और ये अलग थे। अब जो नई सीक्वेंस बनेगी वो कैसे बनेगी, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब जो अपना नया अमाइनो एसिड जोड़ेंगे, नए अमाइनो एसिड जोड़ने से प्रोटीन की सीक्वेंस भी क्या बनेगी, नई टाइप की बनेगी, और ये वाला जो है ऐसा जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा जैसा कि हमने पहले देखा था। तो ये क्या हो गए, डिलीशन का इफेक्ट, पहले वाला क्या था, एडिशन का इफेक्ट। अब क्या हुए, यहाँ पर एक नया ही टाइप का, जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये सीक्वेंस थी अपनी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो कि एक नया, जैसे यू आ जाए, नहीं यू नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, टी ले लेते हैं, एक मिनट, टी ले लेते हैं, ठीक है। टी आया और टी ने क्या किया, इस सी को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे खुद ऐड हो गया। इससे क्या होगा कि वो आने वाली सीक्वेंस है, वो अगला जो डीएनए सीक्वेंस बनेगी उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऐड तो होना चाहिए था जी, और होगा क्या, टी होने के कारण अगले में ऐड होगा ए। ये ऐड होने के कारण जो जीन में ये वाला जो चेंज हुआ है, जिससे एमआरएनए जो बनेगा उसके अंदर यहाँ पे जी की जगह क्या आ जाएगा, ए,
और ए आने से जो है अपना जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन का एक्सप्रेशन जैसा पहले हो रहा था वैसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद अपन अगर बात करें कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कैसे टाइप के हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस थे, ठीक है, ये कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। ट्रांजिशन टाइप के भी हो सकते हैं और दूसरा ट्रांसवर्जन टाइप के भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब अगर प्यूरिन की जगह प्यूरिन आए और प्रिमिडीन की जगह प्रिमिडीन आए तो उसको तो अपन बोल देंगे ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन की जगह प्रिमिडीन आ जाए और पिरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ जाए, ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्जन। तो ये कुछ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन जो है ट्रांजिशन टाइप का और ट्रांसवर्जन टाइप का भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगले की अपन अगर बात करें तो अगला जो है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन जो है उसके कारण भी बहुत सारे टाइप के वेरिएशंस पैदा होते हैं। रिकॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे वेरिएशंस पैदा होते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम ले लेते हैं, जैसे अपन ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम थे जिसके कारण ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस इनके अंदर होमोलॉजी पाई जा रही थी और ये दोनों क्या हो गई आपस में रिकॉम्बिनेशन दिखाते हुए आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसके कारण भी क्या होते हैं, कई सारे जीन्स जो है जीन प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, अलग अलग टाइप के जीन सीक्वेंसेस मिलती है हमें क्रॉसिंग ओवर के कारण भी। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें अगली हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दो अलग अलग स्पीसीज थी, उन दोनों स्पीसीज के जो जीन्स थे उनका क्रॉसिंग ओवर करवाया, उन दोनों स्पीसीज का क्या कराया हमने इंटरब्रीडिंग करवाई और इंटरब्रीडिंग के कारण जो है जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं जिनको अपन क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड्स। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो एक होता है फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशंस जो होते हैं वो भी नए म्यूटेशंस पैदा कर सकते हैं, जैसे रेडिएशंस हो गई अपनी, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर क्या हो सकते हैं, केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस भी जो है म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से, नाइट्रस एसिड, कोल्चिसिन हो गया, और क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गई। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, केमिकल म्यूटेशंस है जो कि क्या कर सकते हैं, म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल जीन है, कुछ ओरिजिनल जीन्स जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में एलिमिनेशन होने से स्पीसीज जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम रिडक्शन, पॉपुलेशन में एक्सट्रीम रिडक्शन हो जाएगा ड्यू टू एपिडेमिक माइग्रेशन और सेवल राइट इफेक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट आने से एक जो स्पीसीज थी उसके अंदर जो है एक्सट्रीम रिडक्शन आ गया, एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा जीन पूल जो है वो एकदम से रिड्यूस हो गया। जीन पूल में इतने सारे इंडिविजुअल्स थे, वो सारे के सारे जीन पूल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर एकदम से रिड्यूस हो गया। इस वाले टाइप के जो इफेक्ट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी का अपन देखेंगे कल।